नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूस के यूक्रेन में 12 धमाके। यूक्रेन ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार, कहा आपका रसूख है, आप रूस से बात करें। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी का भाई कप्तान मलिक को समन जारी। अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। हिजाब विवाद में सामने आया कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम। हाईकोर्ट ने राज्य से मांगी संगठन की पूरी जानकारी। काशी नगरी में 3 मार्च को पीएम मोदी और ममता होंगी आमने सामने। यूपी की राजनीति का होगा सबसे बड़ा मेगा शो। इमरान खान का रूस दौरा हुआ सफल। यूक्रेन पर हमले के बीच पुतिन से की मुलाकात। अमेरिका को छोड़कर रूस की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। सबसे पहले बात रूस की यूक्रेन में बमबारी की। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला बोल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया था। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो की फोर्सेस की तरफ था और इसी के बाद रूस ने 3 तरफ से हमला कर दिया। पर इसी बीच यूक्रेन के दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा, भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं। डॉक्टर साहब, यूक्रेन ने नेशनल टेलीविजन पर आकर पीएम मोदी से अपील की है कि वो उनकी मदद करे। भारत का क्या कदम होगा? देखिए, भारत पहले से ही इस पूरे विवाद से अपने आप को अलग रख चुका है। भारत लगातार इस बात को कह रहा है कि ये जो विवाद है इसको शांति से सुलझाया जाए, डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए। ये बात भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी कह चुका है। और अब जब हमले शुरू हो गए, जो रूस की तरफ से कार्रवाई की गई है वो अनएथिकल है। ये सभ्य समाज में, इंटरनेशनल रिलेशन में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता किसी भी एंगल से। कोई विवाद है, इसका जवाब हथियार या हमला नहीं हो सकता। और पुतिन साहब कह रहे हैं कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये ऑल आउट वॉर है। अब इसको कैसे सुलझाया जाए? उधर अमेरिका की तरफ से बयान आया, नाटो की तरफ से बयान आया। वो बयान ऐसे हैं जिससे हर यूक्रेन का निवासी डर गया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि यूएसए ने और नाटो ने उन्हें एक शेर के सामने रखकर वो भाग गए। अभी तक इधर तैयारी ही चल रही है, इधर बमबारी हो रही है। 11 शहरों पे हमला हो चुका है, लोगों की मौत हो रही है और आप ये कह रहे हो कि अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम आर्मी भेजेंगे। तो ये एक ऑल आउट इसको कह सकते हैं कि कई सारे देशों के बीच वॉर की स्थिति पैदा हो रही है। वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से ये जो प्रस्ताव आया है वो बताता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हिंदुस्तान की जो साख है वो कितनी मजबूत है। हिंदुस्तान ने रूस के फेवर में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी पुतिन की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हिंदुस्तान के इस पोजीशन से कि वो शांति से इन सब चीज़ों का हल निकालना चाहता है, उसकी तारीफ करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इस तरह का बयान नहीं आया है जो हिंदुस्तान को दूसरे खेमे में रखता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के विवाद होते हैं तो ये तो इंटरनेशनल रिलेशन है, विवाद के लिए कोई ऐसा तीसरा पक्ष होना ज़रूरी है जो इन विवाद के बीच मध्यस्थता कर सकता है। और हिंदुस्तान की तरफ यूक्रेन देख रहा है, इस तरह की अपील की है, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की साख जो है पूरी दुनिया में कहाँ पहुँच गई है। और दूसरा, प्रधानमंत्री एक मीटिंग करने वाले हैं,
इसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारे विदेश मंत्री बहुत ही कैपेबल व्यक्ति हैं, वो और सरकार ये चाहती है कि इसमें इंटरवीन किया जाए, इस मसले को शांति स्थापित करने में, या कोई नया फार्मूला लेकर के अगर हिंदुस्तान लेकर के जाता है तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान का इंटरनेशनल स्ट्रेचर वो बहुत ही ऊंचा पहुंच जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर नवाब मलिक के भाई को ईडी के समन की। नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने उनके भाई कप्तान मलिक को शिकंजे में ले लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। यानी कि ईडी ने अब नवाब मलिक के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि मलिक का इस्तीफा लेने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। शायद ये पहली बार होगा जब बिना किसी गलती के मलिक को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर साहब, ईडी की नजर अब मलिक के भाई पर है, क्या लगता है उनका भी जेल जाना तय लग रहा है? देखिए, ईडी की नजर बहुत सारी चीजों पे है और नवाब मलिक बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत ऐसी है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे कई समय तक मीटिंग भी करते हैं, मीडिया में बता भी दिया जाता है कि ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग में क्या हो रहा है इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मीडिया के सामने आकर के बताएं कि अघाड़ी सरकार नवाब मलिक के ऊपर क्या पोजीशन लेकर के बैठी हुई है। आप दुरुपयोग की बात कर रहे हो, आप कभी ये कह रहे हो कि नवाब मलिक मुसलमान हैं, इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई कह रहा है महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोर्ट के सामने ईडी ने ऐसे ऐसे दस्तावेज, ऐसे ऐसे सबूतों को रखा जिसके बाद इनको रिमांड में भेजा गया। एक सिटिंग मिनिस्टर, वो भी इतना पावरफुल मिनिस्टर को अगर कोर्ट की नज़र में ये लगता है कि ये केस, ये सबूत, ये दस्तावेज जांच के लायक है और इस मंत्री से पूछताछ करने की आवश्यकता है, यहीं पे ये सारा मसला खत्म हो जा रहा है कि जो एक्शन लिया जा रहा है ईडी के द्वारा उसमें दम है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे उसके लीगल पॉइंट, उसके क्रिमिनलिटी को छोड़ वो इस पूरे मसले के ऊपर राजनीति करने में जुट गए हैं। बयान आ रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। भाई, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे आप? मसला कोर्ट के अंदर है, नवाब मलिक का बेकसूर है या कसूरवार है, क्या गलती है या नहीं है, उसको जेल में जाना है या उसको बेल मिलना है, ये तो अब ईडी के हाथ में नहीं है, किसी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। अब जो कुछ होना है कोर्ट में होना है। तो आप अगर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हो तो किसके खिलाफ कर रहे हो? आप कोर्ट के खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे। तो ये गलती जो लगातार बार बार, चाहे वो केस सचिन वाजे का हो या फिर अनिल देशमुख का हो, अघाड़ी सरकार हमेशा उन लोगों के बचाव में खड़ी हो जाती है जो कोर्ट की नज़रों में गुनहगार होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर बड़े खुलासे की। हिजाब विवाद मामले में सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कट्टरपंथी संगठन का नाम सामने आया है। वकीलों को धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 छात्राएं सीएफआई ने जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था उसमें शामिल हुई थी। इसका आयोजन तब किया गया जब कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने से मना कर दिया था। डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद में क्या वाकई कट्टरपंथी संगठन सीएफआई का हाथ या साजिश नजर आ रही है? क्योंकि कोर्ट ने भी अब इसकी पूरी जानकारी मांगी है। देखिए, ये चाहे शाहीन बाग का मसला हो, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो, चाहे वो अचानक से हिंदुस्तान में एक ट्रेंड जो आया है कि जहां कहीं भी कोई मुस्लिम रिलेटेड इशू आता है और अचानक से 10,000 लोग सड़कों पे आ जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, इसके पीछे संगठन जो काम कर रहा है वही है पीएफआई। ये हिजाब का मसला क्या है, ये क्यों कोर्ट ने ये आदेश दिया? क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से और स्कूल की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमने सारे दस्तावेज दिए हैं, हमने फोटोग्राफ दिए हैं। ये
एक डेढ़ महीने पहले से, जब से ये स्कूल खुला है, तब से मुस्लिम लड़कियां तो पढ़ती थी, लेकिन कभी कोई हिजाब पहन के नहीं आती थी। और अचानक से ये लोग पीएफआई और उसका जो स्टूडेंट विंग है सीएफआई, उसके संसर्ग में जाती है, इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और ये लोग वहां पहुंच जाती हैं। दो तीन चीजें समझने की क्या है, ये इतने शातिर लोग हैं, ये बहस हो रही हिजाब पे, और प्रोटेस्ट किस चीज के साथ हो रहा है, तो पूरा बुर्का, पूरा बुर्का। तो कोर्ट ने लगातार इन सब जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको तो संदेश और संकेत दोनों ही दे चुकी है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने फिर बार बार कहा कि जब स्कूल के अंदर जहां ड्रेस कोड लागू है वहां कोई हिजाब नहीं चलेगा, और इसमें टीचर को इन्वॉल्व मत कीजिए। टीचर को जो पहन के आना होगा वो पहन के आएंगी, पहन के जिसका जो रिवाज है वो अपने हिसाब से आ सकते हैं। स्टूडेंट के बीच में ये जहर डालने की आवश्यकता नहीं है। और इसी संदर्भ में कि चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक साजिश के तहत ये सारा विवाद खड़ा किया गया है, कोर्ट ने बहुत ही सही फैसला लेते हुए बहुत ही सही तरीके से राज्य सरकार से वो रिपोर्ट मांगा है कि ये बताओ ये सीएफआई का रोल क्या है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए। मतलब ये जो बार बार कैपिटल टीवी से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जो हिजाब का जो मसला है, इसमें अगर मुस्लिम पक्ष की जीत होती है तो भी उन बच्चों को जो हिजाब पहन करके स्कूल जाएंगी, वहाँ स्टूडेंट्स के बीच प्रॉब्लम झेलना होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। पीयर ग्रुप में टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग उन्हें जो है अलग तरीके से देखेंगे। और अगर हार जाती है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, अगर उसके फैसला उनके सपोर्ट में नहीं आता है, तो वैसे भी किरकिरी होगी। मतलब ये कि इस केस में नुकसान सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही होना है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर 3 मार्च को काशी में होने वाले खेला की कर लेते हैं। बंगाल चुनाव के बाद अब बनारस में भी ममता बनर्जी और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। 3 मार्च को वाराणसी में जहां ममता बनर्जी और अखिलेश यादव साथ में जनसभा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में चुनावी प्रचार करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले वाराणसी सियासी दलों का केंद्र होगा और यूपी की राजनीति में बड़ा खेला होगा। डॉक्टर साहब, क्या 3 मार्च को इस बार पीएम मोदी बनारस में खेला करने वाले हैं? देखिए, वो आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। 5 तारीख को पोलिंग है, 4 तारीख को नो कैंपेन डे, इसलिए 3 तारीख को सारी एनर्जी, सारा फोकस जो है वो बनारस में होगा, काशी में होगा। और चूंकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, तो उनके लिए सबसे वाहिद मौका है, सबसे सही वक्त है कि वो भी वहाँ पे रैली करें। और मुझे जानकारी मिली है कि बंगाल से लोग आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ममता बनर्जी बंगालियों को लेकर के आ रही हैं यूपी के अंदर अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए, वो आउटसाइडर हैं या इनसाइडर हैं। क्या वही लोग तो नहीं हैं जिन लोगों ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, हिंदू घरों को जला के खाक कर दिया था। और ये अखिलेश यादव, उनकी ये क्या मजबूरी है, ये कैसी राजनीति है कि आपको एक ऐसे लीडर की आवश्यकता पड़ रही है जो यूपी के अंदर मुखिया का चुनाव जीत नहीं सकती, यहाँ की भाषा नहीं बोल सकती, यहाँ के रीति रिवाज को नहीं जानती हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यही ममता बनर्जी का भाषण हुआ करता था, तुम ही बांग्ला जानो, तुम ही बांग्ला कल्चर जानो। ये यूपी के गुंडे आए हैं, यूपी वाले गुंडे होते हैं, तो गुंडों के पास क्यों आई हो ममता बनर्जी? आपको प्रधानमंत्री बनना है तो इस तरह की शब्दावली का जो इस्तेमाल आप बंगाल के चुनाव में कर रही थी, क्या उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगी? भारतीय जनता पार्टी को, ममता बनर्जी को यूपी के अंदर इस बात के लिए घेरना चाहिए। वहां के बनारस के लोगों को ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाने चाहिए कि जिन्होंने यूपी की जनता को गुंडा बदमाश कहा और चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया। क्योंकि इन नेताओं का दिमाग अपने अपने इलाके में वो खराब हो गया है। इनको लगता है
कि साम दाम दंड भेद करके वो हिंदुस्तान की राजनीति के चरम तक पहुंच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इमरान खान के रूस दौरे की। 20 से अधिक सालों में किसी पाकिस्तानी नेता की मॉस्को की ये पहली यात्रा थी। इमरान खान की रूस यात्रा बेहद अहम और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन जिस वक्त इमरान खान रूस की धरती पर पहुंचे उसी वक्त पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया। लेकिन इमरान खान की पुतिन से मुलाकात तो हो गई, पर यूएस के साथ पंगा मोल ले लिया है। ये मुलाकात साफ कर रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए रूस का साथ देने का इशारा कर दिया है। इस मुलाकात के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान ने अमेरिका की बजाय रूस का साथ क्यों चुना है? देखिए, शहर में कभी कोई चोरी होती है, कोई बदमाशी होती है, मारपीट हो जाता है, तो कुछ हिस्ट्री सीटर होते हैं, उन्हीं के नाम से पर्ची काट दी जाती है। पाकिस्तान वैसे ही उचक्का मुल्क बन गया है। कहीं कुछ होता है, पर्ची जो है पाकिस्तान के नाम से कट जाती है। क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ये चले गए वहां, इनको समझ भी नहीं आया कि इनको पप्पू बनाया जा रहा है। पुतिन ने इनको बुलाया वहां, वो मॉस्को पहुंच गए। इंतजार कि कब पुतिन मुलाकात करेंगे, कब बुलाएंगे। अब हुआ ये कि पूरी दुनिया इस गफलत में रही कि पुतिन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहे होंगे, अभी 1-2 दिन के बाद हमला होगा। इमरान खान को पता नहीं था कि वो उनको वहाँ पे बिठा करके जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और हमला कर दिया गया। अब जब हमला हो गया तो अचानक से पाकिस्तान की मीडिया में खबर फैली। खबर ये फैली कि पुतिन ने कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब ये बवाल मच गया कि ये क्या, पहली बार कोई इस तरह का प्रधानमंत्री रूस जा रहा है। कहाँ इंडिया को चेकमेट करने के लिए रूस मॉस्को वो पहुंचे थे, और ये वहां उससे बिना मुलाकात कराए उनको बोल दिया जा रहा है कि वापस जाओ। अब ये तो घनघोर इंटरनेशनल बेइज्जती। तो फवाद चौधरी उसने ट्वीट किया कि नहीं नहीं, ये गलतफहमी हो गई है कि मुलाकात नहीं होगी। पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन प्राइवेटली होगी। अच्छा, अब आप समझिए कि क्या कंफ्यूजन फैला, और पूरे पाकिस्तान में थू थू हो रही थी इमरान खान की कि ये तो अपने आप को तुर्रम खां समझता है, ये इसकी हालत ये हो गई, पाकिस्तान का भी इसने नाक कटवा दिया। तो यहां से तो ये लोग बहुत ही बवाल मचा करके गए थे कि ये होगा, वो होगा, ये करार पे दस्तखत वगैरह होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि प्लीज एक बार मिल तो लो, एक फोटो खिंचवा लो, एक फोटो खिंचवा लो, बाद में बाकी चीजें हो जाएंगी। कम से कम यहां तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, पुतिन नाराज, ये भी उदास, और वो माला जप रहा है इमरान खान, वो साथ में लेकर के जाता है। वो कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई करारनामा नहीं, कोई चीज नहीं हुआ। इनको बैरन वापस भेज दिया गया जी। अब पाकिस्तान की हालत जो है वो धोबी के उसके जैसी हो गई है कि न घर का रहा है न घाट का रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।